Good morning students and my dear friends, today is 17th of October 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आप मुझे अपने फीडबैक्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज देयर आर फार बेटर थिंग्स अहेड देन वी लीव बिहाइंड। मिंट के पेपर की आज अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। पोस्ट मर्जर HDFC बैंक अर्निंग बीट एस्टिमेट्स। HDFC बैंक्स ने अपने सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया, यानी क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 और उसके अकॉर्डिंग HDFC बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली 51% का जंप प्रॉफिट में रजिस्टर किया है, जबकि एस्टिमेट जो थे वो इससे कम थे। यानी जो एस्टिमेशन किया गया था, जो फोरकास्ट किया गया था HDFC बैंक को लेकर के, उससे ज़्यादा प्रॉफिट रजिस्टर किया है HDFC बैंक्स ने। रीज़न बिहाइंड अदर हायर इनकम्स और लोअर प्रोविजनिंग। तो लोन प्रोविजनिंग और हायर इनकम की वजह से, अदर सेगमेंट से हायर इनकम की वजह से, इन दो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की वजह से प्रॉफिट में 51% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर, फर्स्ट क्वार्टरली अर्निंग आफ्टर $40 बिलियन मेगा मर्जर। अगर आप रेगुलर हैं इस न्यूज़ चैनल में तो आपको पता होगा कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर हुआ है। इस मर्जर के बाद ये पहला क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट है जो HDFC ने पब्लिश किया है और उसके अकॉर्डिंग 51% का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है इस मर्ज एंटिटी में। हालांकि इसका अब इस जो ये प्रॉफिट आया है या जो ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं HDFC बैंक ने, इसको पिछले साल से कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपैरिजन जो होगा तो अलग अलग एंटिटीज होगा। तो कंपैरिजन में बी मिसलीडिंग पिक्चर एंड दैट इज वाई देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर रिजल्ट्स। बट अगर हम क्वांटम की बात करें तो नेट प्रॉफिट में अप्रॉक्सीमेटली 15,976 करोड़ का इंक्रीज देखने को मिला है सितंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 में। हालांकि एंटिसिपेट तो किया गया था कि मर्जर के बाद जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन जितना एस्टिमेशन था उससे ज़्यादा इंक्रीज किया है। बस ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस क्लिप में। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ HDFC बैंक्स। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नेट इंटरेस्ट इनकम और GNP यानी ग्रॉस NPA कितना है, ग्रॉस NPA रेशियो इन क्वार्टर 1 प्रायर टू मर्जर कितना था, ग्रॉस NPA रेशियो इन कंबाइंड एंटिटी इन क्वार्टर 1 NPA वी ऑल नो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और ग्रॉस NPA और नेट NPA दो टर्म जनरली हम यूज करते हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस में। So gross NPA refers to the number of debt an organization, especially bank or financial institutions, fails to collect. Net NPA is the amount of loan resulting after deducting the provision for unpaid or doubtful debts from the loan defaulted sum. So net NPA accounts for the provisions made against these loans. And actually, gross NPA does not consider the actual financial losses for the bank as it does not take into account the provisions made against bad loans. So we can say net NPA जो होता है वो ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, वो ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर होता है किसी भी बैंक के बैड असेट्स को या बैड लोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को प्रेडिक्ट करने के लिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। अर्ली फेस्टिव चीयर्स वर्ल्ड कप इफेक्ट लिफ्ट कंजम्पशन। हालांकि ये न्यूज़ हम पहले भी कवर कर चुके हैं जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं और बहुत सारे सेगमेंट में डिफरेंटली हमने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर किया था कि फेस्टिव सीजन में इंडिया में जो डिमांड है, जो कंजप्शन है वो इंक्रीज करता है और इसके लिए कंपनीज जो हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल की जो कंपनीज हैं वो पहले से ही तैयारी करती है। तो इस बार अगर हम देखें तो कंज्यूमर गुड्स और पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड पिकअप कर गई है दिवाली फेस्टिव सीजन के हेड, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ फेस्टिव सीजन ही नहीं है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट का कि वर्ल्ड कप का जो इम्पैक्ट है वो भी कंजप्शन और डिमांड को बूस्ट कर रहा है। So after the dull sale in first few months of this financial year, this fiscal year, now companies are anticipating pickup in demand because of these two reasons, festival season और World Cup। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आउटलुक है, जो कंपनीज फोरकास्टिंग कर रहे हैं, that is very strong, especially in case of consumer goods और personal care products। और ऐसा कहा जा रहा है कि डबल डिजिट सेल ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है in comparison to last year।
तो यही पूरी न्यूज़ में अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है कि फेस्टिव सीजन कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा और किस सेगमेंट में हमें गुड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हमें अगर हम क्लोथिंग सेगमेंट में तो उसमें हमें डिमांड या कंजप्शन में बूस्ट देखने को मिल सकता है। और पैंडेमिक के बाद से वैसे भी हमें एक रिवेंज स्पेंडिंग देखने को मिली है सेगमेंट में, या हम बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, इसके साथ ही पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है एक और आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, 2 आर्टिकल हम साथ में डिस्कस करेंगे। OMCs टू ड्रॉ अप जॉइंट ग्रीन H2 रोड मैप। तो बेसिकली एक न्यूज़ एनालिसिस है, हम बोल सकते हैं एडिटोरियल है या एनालिसिस है जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने पब्लिश करी है, और इसमें बताया गया कि किस तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन के अडॉप्शन मिशन में गवर्नमेंट को हेल्प कर रही हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। हम सभी जानते हैं इंडिया ने कई सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए हैं, और उन कन्वेंशंस को, उन एग्रीमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो इंडिया है वो कई इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फ्रंट पे कई सारे मेजर भी ले रही है, जिसमें ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज, कई सारे मेजर्स और टाइम टू टाइम न्यूज़ के अकॉर्डिंग डिस्कस करते रहते हैं। तो उसी को लेकर के ये एनालिसिस है जिसमें कहा गया है कि इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन प्लान है, जहां पर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर मूव करने चाह रही है पिछले आगे आने वाले कुछ सालों में, तो उस पर्टिकुलर प्लान में, उस पर्टिकुलर मिशन में किस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट को ज्वाइन कर सकती हैं। तो बहुत जल्दी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिनको हम OMCs भी बोलते हैं, वो अपना ज्वाइंट रोड मैप सबमिट करेंगी या गवर्नमेंट से शेयर करेंगी। किस लिए शेयर करेंगी? फॉर अडॉप्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन अडॉप्शन करेंगी ये OMCs, जिससे कि एनर्जी ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन मीन्स संक्रांति, एक पर्टिकुलर सोर्स से दूसरे पर्टिकुलर सोर्स में किस तरीके से मूव करेंगे, ऐसा कहना है एनालिटिक्स और ऑफिशियल्स का। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी OMCs को बोला था कि वो डिटेल प्लान सबमिट करेंगे किस तरह से आने वाले ईयर्स में, आने वाले टाइम में वो ग्रीन हाइड्रोजन का अडॉप्शन करेगी और कैसे गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी एनर्जी ट्रांजिशन प्लान में। तो बहुत जल्दी जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, OMCs हैं, वो अपने डिटेल प्लान सबमिट करेंगे और जिसमें वो बताएंगे किस तरीके से वो 1 मिलियन टन्स MT यानी 1 MT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए किस तरीके से प्लानिंग करेंगी बाय 2030। यानी 2030 तक गवर्नमेंट ने 1 MT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का जो टारगेट रखा है, उस टारगेट को किस तरीके से अचीव किया जाएगा। और इसके लिए कई सारी मीटिंग्स भी हो रही हैं जहां पर ज्वाइंट जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट एजेंसीज और OMCs और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके और जो भी प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है वो टाइमली मैनर में अचीव हो सके और दोनों ही साइड एक दूसरे को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कर सकें। तो रिफाइनरीज इंडिया में ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही हैं, उसी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करने की बात हो रही फॉर इंटरनल कंजप्शन। और इसीलिए मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD है वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्लान को किस तरीके से GH2 से ब्लेंड किया जा सके, नेचुरल गैसेस से ब्लेंड किया जा सके। और ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कई सारी कंपनीज हो, चाहे वो IOCL हो या अदर PSUs हो, दे आर एक्चुअली हैविंग देयर ओन प्लान्स और बहुत जल्दी गवर्नमेंट से शेयर करेंगे। हो सकता है डिटेल प्लान भी गवर्नमेंट आगे पब्लिश करे। इसी के साथ एक और न्यूज़ है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज हाई ऑन एम्बिशन, लो ऑन रिसोर्सेज। तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया ने जो एम्बिशंस रखे हैं, जो टारगेट रखे हैं, जो गोल्स रखे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं। अगर हम उन टारगेट्स की फिजिबिलिटी की बात करें तो प्रॉपरली हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हो सकता है कि जो एम्बिशन सेट किए गए हैं, जो मिशन सेट किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन में, जो टारगेट सेट किए गए हैं, वो अचीव ना हो पाए। सो इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन जर्नी इज एक्चुअली or maybe fueled by ambition but hampered by the restrictions placed by the limited resources. इसके अलावा जो गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफर कर रही है उसको लेकर के भी एनालिसिस करिए कि जो सब्सिडी दी जा रही है आउटपुट को लेकर के, आउटपुट के बेसिस पर, ग्रीन हाइड्रोजन आउटपुट के बेसिस पर वो कितनी कम है, कितनी देनी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है उसके कंपैरिजन में इंडिया की जो सब्सिडी है ग्रीन हाइड्रोजन में वो किस तरीके से कम है। इसके अलावा इंसेंटिव्स जो हैं, डोमेस्टिक डिमांड है, टेंडरिंग प्रोसेस, उसको लेकर कई सारे लूप होल्स जो हैं वो इंडिकेट किए गए हैं और कहा जा रहा है कि प्रॉबली मिशन में जो टारगेट सेट किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। उनके
उन एम्बिशियस टारगेट को देखते हुए रिसोर्सेस, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट कमिंग अप. ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट्स इज इन द वर्क. 10,000 MTPA एट पानीपत रिफाइनरी कैपेसिटी है IOCL की. दिस इज ऑल अबाउट HPCL और BPCL, और इसको इन्हांस करने की बात हो रही है इन अपकमिंग टाइम. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. इंपोर्ट्स फ्रॉम ओनली रशिया एंड हांगकांग रोज इन अप्रैल टू सितंबर क्वार्टर. तो ये जो न्यूज़ है ये इंडिया के इंपोर्ट के बारे में है, स्पेशली Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, यानी जो सितंबर में जो क्वार्टर एंड हुआ है उस ड्यूरेशन में इंडिया का इंपोर्ट कैसा रहा, कौन से इंडिया के टॉप 10 इंपोर्टिंग पार्टनर कंट्रीज है. तो अगर हम इंडिया के टॉप 10 इंपोर्ट पार्टनर्स को देखें तो जनरली जिनसे हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और अगर आप इस लिस्ट को देखें तो मोस्ट ऑफ देम आर द कंट्रीज दैट आर रिच इन क्रूड ऑयल. सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्रूड ऑयल और गोल्ड का ही हम इंपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन. तो अगर हम टॉप 10 अपने इंपोर्ट पार्टनर कंट्रीज़ को देखें तो उनमें से केवल रशिया और हांगकांग से इंपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिल रही है इन टू दिस पीरियड, यानी Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में हमारे टॉप 10 जो ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, जो इंपोर्ट पार्टनर कंट्रीज हैं, उनमें केवल 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं in terms of inbound shipment during the first month of current financial year. And this increase can be seen at the time when countries overall import declined. जो हमारा overall import है वो 12.22% तक डिक्लाइन हुआ है. अब ये हमारे ओवरऑल इंपोर्ट में डिक्लाइन को देखने को मिला क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. इंडिया इज इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी और हमारी बहुत ज़्यादा जो डिमांड है वो हमारे इंपोर्ट पर डिपेंड करती है, स्पेशली क्रूड ऑयल ग्रोथ को लेकर के. तो वाई दिस सडन डिक्लाइन हैज़ बीन सीन इन केस ऑफ इंडियाज इंपोर्ट फॉर Q2. तो उसका रीज़न ये कहा जा रहा है कि टेपिड डिमांड और फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस. तो कुछ कमोडिटीज़ के प्राइसेस जो पिछले साल बहुत ज़्यादा थे, स्पेशली क्रूड ऑयल हो गया, चिप हो गए और अदर जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, उनकी कमोडिटीज़ के प्राइसेस पिछले साल ज़्यादा थे, इस बार डिक्लाइन हो रहा है उनके प्राइसेस में. उसकी वजह से टोटल इंपोर्ट बिल जो है वो डिक्लाइन किया. इसके अलावा डिमांड भी जो कुछ प्रोडक्ट्स की वो डिक्लाइन करी है. तो ये कॉमर्स डिपार्टमेंट ने डेटा कंपाइल किया है और इसी पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग डिमांड में कमी की वजह से और कमोडिटीज़ के प्राइसेस में फॉल की वजह से ये हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. और अगर रशिया का डेटा देखें तो अकॉर्डिंग टू कॉमर्स डिपार्टमेंट डेटा, रशियाज इंपोर्ट ग्रू टू $30.4 बिलियन ड्यूरिंग दिस पीरियड. रशिया से जो हमारा इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ और हम सभी जानते हैं कि इंपोर्ट क्यों इंक्रीज हुआ है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंपोर्ट इन Q1 एंड Q2, यानी अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, यानी दो क्वार्टर की बात हुई थी, Q1 और Q2 में क्यों रशिया से हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है. सिंपल रीजन, जो रशिया है वो हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा था, जिससे कि हमने क्रूड ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट किया है. और इस ड्यूरेशन में रशिया हैज़ बिकम द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर आफ्टर चाइना. तो चाइना के बाद इस ड्यूरेशन में Q1 यानी अप्रैल से लेकर के सितंबर तक के क्वार्टर्स में रशिया हैज़ बीन द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्रीज फॉर इंडिया. हालांकि भी कंट्री वाइज बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है सितंबर तक का, लेकिन ऐसा एनालिस्ट का मानना है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट की वजह से ये हमें जंप देखने को मिल रहा है. इसके अलावा अगर हांगकांग की बात करें तो हांगकांग से भी इंपोर्ट में हमारा 2.4% का इंक्रीज देखने को मिला है. इस ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली $10.2 बिलियन का इंपोर्ट हमने हांगकांग से किया है. दिस ग्रोथ वॉज प्राइमरली ड्रिवन बाय इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मशीनरी हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करी है हांगकांग से, जिसकी वजह से हमें हांगकांग के इंपोर्ट डेटा में ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है. तो फर्स्ट 5 मंथ्स की अगर बात करें इस फाइनेंशियल ईयर में तो सबसे ज़्यादा हमने क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया है, उसकी वजह से रशिया के में से इंपोर्ट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और हांगकांग से इलेक्ट्रिकल मशीनरीज की वजह से. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा ट्रैकिंग द टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज. दिस इज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड दिस इज मर्केंटाइज इंपोर्ट डेस्टिनेशन. तो ये एक्सपोर्ट का डेटा है, ये इंपोर्ट का डेटा है. कितना कितना इंक्रीज कितना कितना डिक्रीज देखने को मिल रहा है. तो अगर इंपोर्ट में बात करें तो सिर्फ रशिया और हांगकांग से हमारा इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है. अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो नीदरलैंड,
यूके और ऑस्ट्रेलिया से हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग दिस अप्रैल टू सितंबर पीरियड, यानी क्वार्टर, अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वार्टर्स की हम बात करेंगे, सितंबर को छोड़ दिया जाए। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। HDFC बैंक्स बैड लोन राइज, मार्जिन थिन आउट्स। अभी हमने मिंट की न्यूज़ में कवर किया है कि जो HDFC है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ किया है। मिंट ने इस न्यूज़ को थोड़ा पॉजिटिवली कवर किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की जो अगर आप देखें तो ये न्यूज़ थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट में कवर होती हुई दिख रही है कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने बैड लोन और मार्जिन्स को इंडिकेट किया और बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो बैड लोन है HDFC का उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो मार्जिन है वो थिन आउट हुए। तो और इसका रीज़न जो नेट इंक्रीज में जो रीज़न नेट प्रॉफिट में जो इंक्रीज हो रहा है उसका रीज़न बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो मर्जर है उसकी वजह से ये हमें नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अदरवाइज बैड लोन्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, मार्जिन है जो बैंक का प्रॉफिट मार्जिन वो रिड्यूस हो रहा है, ऐसा मानना है HDFC ये बिजनेस स्टैंडर्ड का। तो बिजनेस स्टैंडर्ड एक डिफरेंट एस्पेक्ट इस न्यूज़ को कवर किया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 60% ऑफ टॉप 500 स्टॉक्स ट्रेड अबव 1 ईयर टारगेट। तो ये जो न्यूज़ एनालिसिस है ये BSE 500 जो इंडेक्स है उसके बारे में, यानी BSE की जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के है और इसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 60% firms from this top 500 universe have achieved their 12 months प्राइस टारगेट सेट बाय एनालिस्ट। तो एनालिस्ट ने जो प्राइस टारगेट सेट किया था स्टॉक प्राइसेस को लेकर के वो टारगेट अचीव किया अप्रॉक्सीमेटली 60% फॉर्म्स ने। 60% की 60% इज 500 जो टॉप कंपनीज हैं उनकी। तो ब्रॉडर मार्केट में रैली की वजह से लिक्विडिटी सपोर्ट जो कि हमें डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों के साइड से देखने को मिला है। इन दो रीज़न की वजह से BSE 500 की अप्रॉक्सीमेटली 267 जो कंपनीज हैं वो अपने कंसेंसस प्राइस टारगेट से अबव रेट पर, अबव प्राइस पर ट्रेड हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा कंपाइल्ड बाय ब्लूमसबर्ग। एंड दीज आर द टॉप 5 कंपनीज। आप देख सकते हैं कौन सी टॉप 5 कंपनीज हैं जो कि अपने कंसेंसस प्राइस टारगेट से ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही हैं। नॉट ऑल द कंपनीज इन BSE 500 इंडेक्स आर ट्रैक्ड बाय एनालिस्ट, but many companies have scanty coverage, which means their consensus price targets may not be accurate or may not be accurately represented by their fair value. तो बहुत टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतना जान सकते हैं कि जो कंसेंसस प्राइस जो एस्टिमेट के कहते हैं प्राइस को लेकर के उससे ज़्यादा पर ट्रेडिंग हो रही है, उससे ज़्यादा वैल्यू पर इनके स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। एंड इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर मार्केट इन्वेस्टर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NCLT मूलिंग SBI's विड्रॉल प्लेयर बजाज हिंदुस्तान। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर प्रोडक्शन कंपनी है इंडिया में, उसने संडे को BSE नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म किया है कि SBI ने जो इंसॉल्वेंसी प्लिया, जो इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करी थी कंपनी के अगेंस्ट में, SBI बिगेस्ट लेंडर है किसमें, बजाज हिंदुस्तान शुगर में। तो उसने रिसेंटली एक इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की पिटीशन फाइल करी थी NCLT में। अब ऐसा कहना है बजाज हिंदुस्तान का कि वो उस SBI उस पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी पिटीशन को विदड्रॉ कर रहा है। इट इज सेड द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वाज October 25 और उस डेट में SBI जो कि लार्जेस्ट लेंडर है इस कंपनी का, वो अपनी इंसॉल्वेंसी की प्लिया, अपनी इंसॉल्वेंसी की पिटीशन को विदड्रॉ कर लेगा और ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा कंपनी के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर विदड्रॉ करना था तो SBI ने क्यों ये पिटीशन फाइल करी थी। रीज़न सिंपल था, SBI ने पिटीशन मूव करी थी क्योंकि कई सारे अनपेड ड्यूज थे कंपनी के ऊपर। कंपनी जो अपने अनपेड ड्यूज सिंपली जो लोन जो लिया था कंपनी उसको रीपे नहीं कर पा रही थी और इसी नॉन रीपेमेंट की वजह से SBI ने NCLT में अपनी ये पिटीशन फाइल करी थी। बट प्रॉबली अब कुछ सेटलमेंट के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि SBI जो है वो अपनी इस पिटीशन को वापस ले सकती है क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें से कुछ जो है वो प्रॉबली कंपनी ने प्रीपे कर दिया होगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। WPI इन्फ्लेशन नेगेटिव फॉर 6 months इन सितंबर। अभी रिसेंटली हमने CPI की न्यूज़ कवर करी थी। CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और अब जी का जो डेटा है वो WPI के बारे में। WPI स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम पिछले 6 महीनों का WPI देखें तो उसके कंपैरिजन में जो होलसेल बेस्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो अपने 6 month हाईएस्ट नेगेटिव टेरिटरी में -0.2
26 हमें WPI देखने को मिले कंसिक्वेंटली, मतलब लगातार 6 महीनों से माइनस टेरिटरी में ही है WPI। और अगर WPI का ट्रेंड आपको जानना तो आपको पता भी होगा, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, पिछले साल डबल डिजिट में थी WPI। इस बार कंसिक्वेंटली हमें 6 मंथ में या सितंबर में भी हमें ये निगेटिव टेरिटरी में ही देखने को मिल रही, इवन एज इट रिमेन इन निगेटिव टेरिटरी फॉर द लास्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ। लेकिन इसके बावजूद अपने 6 महीनों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, ऐसा मानना है एनालिस्ट का डेटा के अकॉर्डिंग। तो अपने 6 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर WPI पहुंचे, लेकिन स्टिल इट इज़ इन नेगेटिव टेरिटरी। और पिछले लगातार 6 महीनों में ये छठी बार है, मतलब पिछले 6 मंथ से लगातार ये हमें नेगेटिव टेरिटरी में देखने को मिल रही है। तो डिफ्लेशन जो हमें देखने को मिला है फैक्ट्री गेट प्राइस में, किस वजह से, ये क्यों नेगेटिव टेरिटरी में, एक्सपर्ट का ये कहना है कि इट इज़ ऑन द बैक ऑफ हाई बेस एंड शार्प डेसिलरेशन इन फूड प्राइसेस। यानी लास्ट ईयर जो डबल डिजिट का जो WPI था उसकी वजह से ये हाई बेस ऑफर कर रहा है, और हाई बेस की वजह से इस बार हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव टेरिटरी में देखने को मिल रही है ये WPI के इंडेक्स। इसके अलावा जो फूड प्राइसेस हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं WPI बास्केट में, उनके प्राइस में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला था। 2 रीज़न जो है वो साइट किए हैं एनालिस्ट ने। पहला, हाई बेस इफेक्ट की वजह से, जो लास्ट ईयर डबल डिजिट WPI थी उसकी वजह से। दूसरा, फूड प्राइसेस जो है वो डेसिलरेट हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। इन सब की वजह से जो फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन है उसमें हमें ये निगेटिव ट्रेंड या डिफ्लेशन सिचुएशन देखने को मिल रही है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड कॉन्ट्रैक्शन इन द प्राइस ऑफ फ्यूल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जैसे कि मिनरल ऑयल, टेक्सटाइल, बेसिक मटेरियल, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब में भी जो प्राइस डिक्लाइन हुआ है या इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से ही WPI, ओवरऑल WPI में हमें ये डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इकोनॉमी टू ग्रो एट 6.3% इन फाइनेंशियल ईयर 24 फिकी। तो इकोनॉमी फिकी के अकॉर्डिंग, फिकी स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फिकी बोलते हैं। सब इंडस्ट्री एसोसिएशन, बेसिकली ये कई सारे पीयर ग्रुप की तरह, प्रेशर ग्रुप की तरह, लॉबिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं और अपनी कई सारी रिपोर्ट्स भी इनकी आती रहती है। तो इनके अकॉर्डिंग जो इंडियन इकोनॉमी है वो 6.3% से ग्रो करेगी इन फाइनेंशियल ईयर 24, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में जो GDP रहेगी इंडिया की वो 6.3% की रहेगी एज पर फिकी। और जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसको ग्रोथ हमें, जिसमें हमें ग्रोथ रोबस्ट देखने को मिलेगी एज पर फिकी, वो है हेल्दी फाइनेंशियल सेक्टर एंड रोबस्ट अर्बन डिमांड, जिसकी वजह से जो अर्बन डिमांड है वो पिकअप करेगी, हमारा हेल्दी फाइनेंशियल सेक्टर रहेगा, जिसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी बूस्ट करेगा। हालांकि गवर्नमेंट भी है जो कैपेक्स को बूस्ट अप कर रही है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होगा। इसके अलावा फेस्टिव सीजन, वर्ल्ड कप की वजह से कंजप्शन और डिमांड बूस्ट करेगी। तो इन सारे फैक्टर को काउंटर करते हुए, इंक्लूड करते हुए फिकी ने 6.3% का GDP प्रेडिक्ट किया है। और अगर आपको अदर इंस्टीट्यूशंस के प्रोजेक्शंस याद हो तो हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली सेम है, चाहे वो IMF का हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो, जितने भी प्रोजेक्शन है उन सब ने अप्रॉक्सीमेटली 6 के आसपास का ही प्रोजेक्शन दिया है इंडियन इकोनॉमी की GDP को लेकर के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, गवर्नमेंट में पुट स्टॉक लिमिट ऑन शुगर ट्रेड। तो अब शुगर को लेकर के गवर्नमेंट ने क्लियर इंडिकेशन दे दिए हैं कि ऐसे जितनी भी एंटिटीज़ जो शुगर ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, अगर वो अपनी इन्वेंट्रीज का सही डिस्क्लोजर नहीं करेंगी गवर्नमेंट को, तो प्रॉबली गवर्नमेंट जो है वो शुगर पर स्टॉक लिमिट इम्पोज कर देगी। मतलब उससे ज़्यादा स्टॉक कोई भी ट्रेडर जो है वो स्टोर नहीं कर सकेगा। सो सेंटर में कंसीडर इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट ऑन शुगर ट्रेड इफ ऑल एंटिटीज इंगेज इन शुगर ट्रेड आर नॉट डिस्क्लोजिंग देयर इन्वेंट्रीज। तो सिंपली स्टॉक ट्रेड, शुगर के ट्रेड को लेकर के, शुगर के स्टॉक को लेकर के गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देगी। और क्यों करेगी गवर्नमेंट, वाई गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस डिसीजन? इनिशियली गवर्नमेंट ने वेट किया पहले कंपनीज तो कि वो अपनी इन्वेंट्री, अपना ट्रेड का जो अमाउंट है वो डिस्क्लोज करें ऑफिशियल पोर्टल पर, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो कंपनीज है, जो ट्रेडर्स हैं, उनका डिस्क्लोजर जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। और इस अनसेटिस्फैक्ट्री डिस्क्लोजर को देखते हुए गवर्नमेंट जो है एक ब्लैंकेट स्टॉक लिमिट जो है वो इम्पोज कर सकती है, ऑफिशियल्स का ये कहना है। तो फूड मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर इशू किया है शुगर स्टेक होल्डर्स को, जिसमें होलसेलर्स, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स, प्रोसेसर्स सारे हैं, और उनको बोला है कि बहुत जल्द से अपनी स्टॉक पोजीशन को डिस्क्लोज करें वेबसाइट पर, पोर्टल पर। और अगर डिस्क्लोजर करने में कंपनीज फेल होती हैं तो गवर्नमेंट फिर लिमिट लगा देगी, जिससे कि जो शुगर का एक्सपोर्ट है, शुगर का ट्रेड है, वो इम्पैक्ट करेगा। वाई ऑल दीज मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट? सिंपली टू मैनेज द डोमेस्टिक सप्लाई एंड प्राइस ऑफ शुगर in upcoming festive season. So this is all about the unsteady growth of sugar production in India.
और जिस तरीके से राइस के एक्सपोर्ट, शुगर के एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट मेजर लगा रही, सिंपल उसका रीज़न है कि डोमेस्टिक सप्लाई को गवर्नमेंट इंश्योर करना चाह रही, जिससे कि डोमेस्टिक मार्केट में इन सारे कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज ना हो और हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज ना हो, क्योंकि अपकमिंग ईयर में जनरल इलेक्शन शेड्यूल है। तो गवर्नमेंट फिलहाल के लिए किसी भी तरह का डेटा अपना रिपोर्ट कार्ड खराब नहीं करना चाहते। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।